ओके, अस्सलाम वालेकुम। अब मैं यहाँ पर थ्योरम्स के जितने भी आपके पास स्टेटमेंट हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा विद दीज क्वेश्चन। ओके, पहला पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, एक सर्किल बना हुआ है। इन अ फॉलोइंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल। ये सर्किल बना हुआ है आपके पास, और इसमें आपके पास ये दो लेंथ बराबर दी हुई हैं, यानी सेंटर से कॉर्ड की लेंथ आपके पास बराबर दी हुई है, और ये 5 दिया हुआ है। पहले तो मैं आपको स्टेटमेंट समझा देता हूँ कि इसमें स्टेटमेंट कौन कौन सी थ्योरम्स के लग रहे हैं। आपके पास ये कहलाता है कॉर्ड। कॉर्ड की डेफिनेशन क्या है? कॉर्ड आपके पास एक लाइन सेगमेंट होती है जिसके दो एंड पॉइंट सर्किल के दो पॉइंट्स होते हैं। ये हमारे पास कॉर्ड है। और अगर ये मेरे पास सेंटर है तो मैं स्पेशल कॉर्ड के बारे में बात करना चाहूंगा, जिसको हम कहते हैं डायामीटर। डायामीटर भी कॉर्ड है, मगर उसकी खासियत क्या होती है? वो सेंटर से गुजरती है, ये उसकी खासियत होती है। ठीक है, ये भी कॉर्ड है, ये आपके पास भी कॉर्ड है, पर इसका स्पेशल नाम है डायामीटर। और डायामीटर 2 टाइम्स रेडियस होती है। मतलब अगर मैं दो आर और आर को जमा करूंगा तो मेरे पास 2 आर हो जाएगा, यानी डायामीटर आपके पास 2 टाइम्स रेडियस होती है। ओके, मैं अब स्टेटमेंट पे चला जाता हूँ, मुझे फिलहाल डायामीटर नहीं चाहिए। और कॉर्ड पे स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला पहला स्टेटमेंट ये है कि अगर आपके पास कोई लाइन सेंटर से गुजरे, बेशक ये आगे भी गुजर सकती है, कोई मसला नहीं है, सेंटर से गुजरे और आपके पास कॉर्ड पे 90 का एंगल बना है, 90 90 का एंगल बना है, तो वो क्या करेगी? वो कॉर्ड को, अगर मैं इसको ए कह रहा हूँ, मैं इसको बी कह रहा हूँ, और मैं इसको सी कह रहा हूँ, तो वो क्या करेगी? वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगी। मीन्स अगर ये पूरी लेंथ आपके पास 15 है तो ये कितनी हो जाएगी? 7.5, और ये कितनी हो जाएगी? 7.5। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है, अगर कोई भी लाइन सेंटर से गुजरेगी और कॉर्ड पर 90 का एंगल बनाएगी, जब भी वो 90 का एंगल बनाएगी वो क्या करेगी? कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ देगी। अब ये पहला स्टेटमेंट है। अब इसी का रिवर्स आपके पास, इसी का रिवर्स क्या है? अगर एक सर्किल बना हुआ और एक लाइन कुछ इस तरह से बनी हुई है कि उसने कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ा है, कॉर्ड को क्या किया है? उसको दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ा है, तो जो एंगल बनाएगी वो कौन सा एंगल बनाएगी? 90 का एंगल बनाएगी। आई होप मेरी बात ये समझ आ गई है आपको। यानी स्टेटमेंट दो वाइस वर्सा वाले स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, कॉर्ड पास करेगा सेंटर से और 90 का एंगल बनाएगा, दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगा। कॉर्ड सॉरी लाइन पास करेगा सेंटर से और कॉर्ड पर दो इक्वल, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगा तो वो 90 का एंगल बनाएगा, यानी वाइस वर्सा ये आपके पास कंडीशन है। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि मैं अब एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखा सकता हूँ, और ये राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि 90 के अपोजिट जो भी होता है हाइपोटेन्यूज होता है, वो आपके पास रेडियस है। अब रेडियस क्या होता है? जब एक सर्किल बनता है तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है? उसकी डेफिनेशन होती है वो एक फिक्स पॉइंट, जिसको हम सेंटर कहते हैं, सेंटर से कहीं से भी डिस्टेंस ले लो, किसी भी, तो हर जगह से एक ही नंबर आ रहा होता है, और उसको हम कहते हैं रेडियस। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। तो देखो, सेंटर से सर्किल के एक पॉइंट तक गया हूं तो ये आपके पास क्या होगा? ये रेडियल सेगमेंट होगी, जिसका रेडियस, जिसका डिस्टेंस, जिसकी लेंथ आर के बराबर है। सिमिलरली मैं इस साइड पर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ। अब वो पाइथागोरस के सारे स्टेटमेंट जो राइट एंगल ट्राइंगल के हैं वो इसके अंदर ऑबे करेंगे। ये आपके पास पहला पहला इस चैप्टर का स्टेटमेंट था, जो दो एस्ट्रोस मैंने आपको बताया। चलें नेक्स्ट में मूव करते हैं, इसी से लिंक करते हुए अगले दो एस्ट्रोस की तरफ बात करते हैं और आपका चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। एक और सर्किल बनाते हैं, और अब की बार दो कॉर्ड बनाते हैं। कॉर्ड बता चुका हूं, एक लाइन सेगमेंट होती है जिसके एंड पॉइंट सर्किल के कोई दो पॉइंट्स होते हैं, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस। ठीक है,
अब ये 2 पॉइंट्स आपके पास एंड पॉइंट्स है और ये सेंटर है। अब इन कॉर्ड्स की मैंने खासियत क्या बनाई है, इनकी खासियत ये है कि ये दोनों कॉर्ड्स लेंथ में सेम है। यानी फर्ज करते हैं ये भी 10 सेंटीमीटर के है और ये भी 10 सेंटीमीटर के बराबर है। फर्ज करते हैं ये दो कॉर्ड्स बराबर है। तो आपका एक स्टेटमेंट कहते हैं, एक स्टेटमेंट, अगर सेंटर से मैं कोई लाइन बनाऊं और वो जो एंगल बनाए वो एंगल 90 का बनाए, तो पिछली थ्योरम कहती है कि भाई अगर सेंटर से आपके पास कोई लाइन आएगी और कॉर्ड पे 90 का एंगल बनाएगी, तो वो कॉर्ड को क्या करेगी, दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगी। ये भी 90 का एंगल बनाएगी तो ये भी दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगी। यानी अगर ये लेंथ 10 है तो ये हो जाएगा आपके पास 5, ये हो जाएगा आपके पास 5, ये हो जाएगा आपके पास 5 और ये हो जाएगा आपके पास 5। मगर जो एक्स्ट्रा काम करेगी, अगर ये दो कॉर्ड्स बराबर है, अगर ये लेंथ ओ से लेकर पी तक और ओ से लेकर क्यू तक, ये लेंथ ओ से लेकर पी तक अगर 7 है तो ओ से लेकर क्यू तक भी क्या होगी आपके पास, एग्जैक्टली 7 होगी। प्रीवियस सारे के सारे स्टेटमेंट लग रहे हैं। नई बात क्या है, दो कॉर्ड्स की लेंथ बराबर होगी, तो अगर जो सेंटर से डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 वाला डिस्टेंस, यानी ओ पी, ये एग्जैक्टली बराबर किससे होगा, ओ क्यू के बराबर होगा। और अगेन मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा बना सकता हूँ। जैसे मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये बनाया, और इसकी मैथमेटिक्स में कर सकता हूँ। पर ये मैंने आपको अभी स्टेटमेंट समझाया है। स्टेटमेंट क्या समझाया है, स्टेटमेंट ये कि अगर दो कॉर्ड्स आपके पास बराबर होंगे तो सेंटर से उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका रिवर्स प्रोसेस, अगर सेंटर से कोई डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है तो इसका मतलब दो कॉर्ड्स भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अगर सेंटर से, ये सेंटर है आपके पास, अगर सेंटर से कोई दो डिस्टेंस आपके पास बराबर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या होगा, कॉर्ड भी आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। यानी ये इसका रिवर्स प्रोसेस। और ये आपका पहला थ्योरम का चैप्टर कंप्लीट होता है। चले आइए जरा इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल में ये वाला क्वेश्चन इन्हीं के स्टेटमेंट से प्रूव हो जाएगा। ये अगला है तो मैं अगले को आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं हर बार हर क्वेश्चन में थ्योरम के स्टेटमेंट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि बार बार आपके थ्योरम के स्टेटमेंट्स आपको याद हो जाए के समझे। ठीक है, तो अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊंगा, जो स्टेटमेंट है वो सारे का सारा चैप्टर रिवाइज करूंगा, फिर उससे अगले क्वेश्चन में जाऊंगा, अगेन अगेन अगर यही है स्लोज आएंगे तो अगेन वापस बताऊंगा ताकि आपको मेमोराइज हो जाए कि स्टेटमेंट आपके पास क्या है। ओके, नाउ अब ये दो पार्ट बने हुए हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा है, मैं कोशिश करता हूँ रीड करने के लिए। इन द फॉलोइंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल, ओ दिया हुआ है सेंटर ऑफ अ सर्किल, और नोटिस करें ओ से डी और ओ से ई दोनों 4 के बराबर हैं। और मैंने अभी आपको एक स्टेटमेंट बताया है, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से बराबर होगा तो कॉर्ड भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी ये जो कॉर्ड्स हैं दोनों की लेंथ अभी मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि अगर ये भी x सेंटीमीटर होगी तो ये भी क्या होगी आपके पास, x सेंटीमीटर। सेकंड, मैंने आपको ये भी बताया था, अगर सेंटर से कोई लाइन 90 का एंगल बनाएगी तो कॉर्ड को क्या करेगी, दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगी। अगर ये 5 के बराबर दिया हुआ है तो फिर ये भी कितना होगा हमारे पास, 5 के बराबर। और 5 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये 10। अगर ये 10 पूरा है तो फिर ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी 10 के बराबर होगा। और आप जानते हैं ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगा। अगर ये कंप्लीट 10 है तो ये क्या होगा, 5, और ये क्या होगा, 5। बात समझ आ रही है? आई होप मेरी ये बात समझ आई। और मैंने एक रफ स्केच बनाया है। अब जरा क्वेश्चन जरा सॉल्व करते जो उसने कहा है, इन दी फॉलोइंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ डी सी। मुझे फाइंड करना है डी से लेकर सी तक, ये डी सी है, मैं बात कर चुका हूँ, ये बराबर है, ये बराबर है, तो इसका मतलब दो कॉर्ड्स बराबर होंगी, नंबर वन। सेकंड मैंने क्या कहा, अगर सेंटर से कोई लाइन 90 का एंगल बनाएगी तो क्या करेगी, उसको दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगी। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 5, 5 प्लस 5 ये हो जाएगा मेरे पास 10। और क्योंकि दो कॉर्ड्स बराबर हैं तो इसका मतलब ये भी मेरे पास 10 के बराबर होगा। और ये कितना होगा मेरे पास 5, और ये भी कितना होगा मेरे पास 5। और उसने मुझसे क्या कहा था, डी से सी फाइंड करें, तो मैं कहूंगा डी से सी मेरे पास किसके बराबर होगी, 5 की। और आप कहेंगे कि आपके पास सिंस ए बी लेंथ, सॉरी
ए बी एस, ए बी लेंथ इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि दो कॉर्ड्स बराबर हैं। और आप रीजन देंगे कि आपके पास ये क्यों है, क्योंकि ओ, ये दिया हुआ आपके पास बी, क्योंकि ओ डी इज इक्वल टू ओ ई, ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये किसके बराबर है, 4 के। यानी सेंटर से डिस्टेंसेस बराबर होते हैं तो क्या होता है, कॉर्ड भी आपस में बराबर होती है। कॉर्ड लिखा मैंने, ए बी और ए डी बराबर है। अगर कॉर्ड बराबर है तो फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट काफी रहेंगे कि आपको ये बता दें कि डी सी किसके बराबर होगा, 5 से। ठीक है, ये हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ए बी। अब मुझे ए से लेकर बी तक की मेजरमेंट फाइंड करनी है एंड गिव योर आंसर। ए से बी की मेजरमेंट क्या होगी भाई, जल्दी बताएं शाबाश। ए से बी की मेजरमेंट, ए से बी की मेजरमेंट, ए से बी की मेजरमेंट देख सकते हैं, ए से बी तक ये 5 है और ये 5 है, तो फिर ए से बी की मेजरमेंट क्या हो जाएगी आपके पास, 10 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये 10 के बराबर। और आप कह सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, ओ ई, ये ओ ई आपके पास ये सिंबल होता है परपेंडिकुलर, 90 का एंगल बनाना। ओ ई परपेंडिकुलर किसके है, ए बी के। ये लिखने के टेक्निक्स आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि ओ ई परपेंडिकुलर ए बी के, तो फिर ये इंप्लाइज क्या करेगा, ए ई बराबर, यानी दो इक्वल पार्ट में तोड़ देगा। ए ई किसके बराबर होगा, ई बी के। ए ई बराबर होगा ई बी के। अगर ये दो ई बी के, अगर ये दो बराबर होंगे तो इसका मतलब ए से बी तक इन दोनों की लेंथ है, और वो कितनी हो जाएगी आपके पास, 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलें जी, ये पहला स्टेटमेंट, पहला थ्योरम था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट मैं आपके पास वर्किंग कर लेता हूँ। चलें इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये क्या होता है, खाली इसके स्टेटमेंट की डिस्कशन कर लेता हूँ कि इसको सॉल्व करने के काबिल हो जाए। ये पूरा थ्योरम की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसके अंदर टेंजेंट्स भी मौजूद हैं। जब कोई टेंजेंट का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, मैं एक 4 साइडेड फिगर बना रहा हूँ, 4 साइडेड फिगर। कोई भी 4 साइडेड फिगर, कोई भी 4 साइड फिगर का नाम होता है क्वाड्रिलेटरल। कोई भी 4 साइडेड फिगर का नाम, उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। पर मजे की बात, अगर 4 साइडेड फिगर सर्किल के अंदर बने, मगर ऐसे नहीं, वो इस तरह से बने कि उसके चारों वर्टिसेस सर्किल के कोई पॉइंट्स हो, सर्किल के कोई पॉइंट्स हो, तो वो हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। उसका नाम होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जो क्वेश्चन स्टूडेंट मिसकॉन्सेप्ट करते हैं वो कुछ ये है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको कि वो मिसकॉन्सेप्ट क्या करते हैं। वो क्या करते हैं, इस किस्म की शेप को भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का नाम दे देते हैं। एक, लुक, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ तो आपको दिखा सकूं। ये भी 4 साइड फिगर है, पर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्यों नहीं है, क्योंकि इसके दो वर्टिसेस, इसके दो वर्टिसेस, एक वर्टेक्स ये वाला और दूसरा ये वाला, सर्किल के पॉइंट्स नहीं है। और आप नोटिस करें, इसके चारे वर्टिसेस सर्किल के पॉइंट्स हैं, और ये बहुत जरूरी है कि वो सर्किल के पॉइंट्स होने चाहिए। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपके पास रेड वाली 4 साइड फिगर है, ब्लैक वाली 4 साइड फिगर नहीं है। चले, जब इसमें खासियत क्या होती है, इसकी खासियत को भी पढ़ लेते हैं कि इसमें हमारे पास खासियत क्या होती है, इसकी खास चीज क्या है। अगर जब भी आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके, तो जो इनके अपोजिट एंगल्स होंगे, जो भी इनके अपोजिट एंगल्स होंगे, जैसे अगर ये मैं ए कह रहा हूँ, ये मैं बी कह रहा हूँ, ये मैं सी कह रहा हूँ और ये मैं डी कह रहा हूँ, तो अगर मैं ए एंगल को बी एंगल से ऐड करूं तो वो हमेशा 180 के बराबर है। सिमिलरली मैं अगर बी, सॉरी, ए एंगल को सी एंगल से, क्योंकि अपोजिट सी है, बी एंगल को डी एंगल से ऐड कर लूं, बी एंगल को डी एंगल से, यानी अपोजिट एंगल को ऐड करूंगा, तो इसका आंसर आपके पास 180 होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर ए मेरे पास 70 है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ सी मेरे पास 110 के बराबर होगा, क्योंकि उन दोनों का सम क्या होगा, मेरे पास 180 होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको कहूँ कि ये मेरे पास 50 डिग्री है, तो 180 से 50 निकाल देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 130। ये आपके पास 130 होगा, ये हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा, ये हमारे पास 130 होगा। अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ आ गया है तो चले आइए हम अब आपके क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि आपका क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ओके, नाउ
अब क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट कैसे लग रहे हैं, चलें उसको देख लेते हैं। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, देखें कोशिश करें जब आप सॉल्व करने बैठें तो आपके पास पेंसिल हो और आप ऐसे निशानी बनाएं ताकि आपको पता हो कि भाई ये क्वाड्रिलेटरल ही है। ये देखें चारों पॉइंट इसके वर्टिसेस मीट कर रहे हैं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टीज हमारे पास ऑलरेडी गिविंग है वो क्या है, ये एक्स एंगल, तो ये भी एक्स होना चाहिए क्योंकि अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये एक्स एंगल है तो ये भी आपके पास एक्स एंगल होगा। ओके, मैं थोड़ी शेप को बड़ा कर देता हूं ताकि आप इसको आसानी से देख सकें। ओके, शेप थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको विजिबल हो कि हम बेसिकली काम क्या कर रहे हैं। ओके, अगर ये एक्स है तो ये भी आपके पास एक्स होगा, सॉरी एक्स नहीं, अगर ये एक्स है तो ये 180 माइनस करके मिल जाएगा आपको, पर अभी करंट कंडीशन में गिविंग नहीं। आप नोटिस करें इस क्वाड्रिलेटरल पे, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे एक ट्राइंगल भी बनी हुई है जिस पर, अगर आप नोटिस करें ये एक ट्राइंगल आपके पास बनी हुई है, और इस ट्राइंगल में ये दो निशानियां बेसिकली ये शो कर रही हैं कि ये दोनों लेंथ आपस में बराबर है, यानी ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर है। ऐसी ट्राइंगल जिसमें दो साइडें बराबर हो उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी उस ट्राइंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा, जो मिसकॉन्सेप्ट आपके पास हो सकते हैं, नॉर्मली स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि ये जो एंगल है 118 डिग्री वो ये वाला एंगल है, ऐसा नहीं है। 118 डिग्री आपके पास क्या दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है, दिस वन, ये कंप्लीट 118 के बराबर दिया हुआ है। और नोटिस करो 118 और ये पूरा एंगल ये आपस में बराबर होने चाहिए, क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल्स हैं, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट, और मैंने अभी बताया है इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 के, यानी 118 प्लस, अब ये दो एंगल है ना, पूरा एंगल ये दो एंगल पर बना हुआ है। एक एंगल कितना बना हुआ है 26 प्लस दूसरा एंगल कितना बना हुआ है आपके पास y, और ये किसके बराबर होगा हमारे पास 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि मैं बात कर चुका हूं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ओके। अब 118 और 26, 8 और 6 ये हो जाएगा आपके पास 14, 1 दिया आपके पास, ये हो जाएगा 2, 1 यानी ये हो जाएगा 126 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180, 124 डिग्री, 126 नहीं 124 डिग्री वहां शिफ्ट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा माइनस का, और y किसके बराबर हो जाएगा, 10 में से 6 4 जाएंगे 6 बचेंगे, 144, आर यू श्योर, ओके 26, थैंक यू, 118, दैट मीन्स 1188 और 14 हो जाएगा 3, ओके ये 4 हो जाएगा, थैंक यू भाई, ये 144 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 144 हो जाएगा, और 144 को माइनस करेंगे दैट मीन्स 10 में से 4 जाएगा 6, और 7 में से 4 जाएगा 3, और 1 से 1 चला जाएगा, ये हो जाएगा 36 डिग्री। तो जरा ये नोटिस कीजिएगा दोस्तों, और मैं रेकमेंड करूंगा जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो पेंसिल सॉल्व कीजिएगा, फिगर में कभी भी पेन नहीं चलाना है, पेन चलाएंगे तो वो वहां पर रुक जाएगा। पहले हम करते हैं इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमें पेंसिल यूज करनी होती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो हम सोच रहे हो वो ठीक हो, तो हमें वो मिटाना होता है। देखें मैं यहाँ पर इजीली मिटा सकता हूँ, तो मुझे पता है। और y किसके बराबर आ गया, ये y डिग्री मेरे पास आ गया है 36 के बराबर आ गया है। अच्छा जी, y तो फाइंड कर लिया, इसका मतलब 2 मार्क्स तो आपको मिल गए, पर मजीद 2 मार्क्स के लिए हमें काम करना है। अब हमें x फाइंड करना है, तो x फाइंड करने के लिए दोस्तों ये देखें, ये मेरे पास एक और ट्राइंगल है, अगर आप नोटिस करें ये ट्राइंगल है जिसकी दो साइडें आपस में बराबर हैं। अगर ट्राइंगल की दो साइडें बराबर होती हैं तो ऐसी ट्राइंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसे ट्राइंगल का नाम है आइसोसेलेस ट्राइंगल। और इंटरेस्टिंग चीज, इसके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो एग्जैक्टली बराबर होते हैं। अगर ये एक्स होगा तो ये भी आपके पास क्या होगा, एक्स होगा। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको समझ आई है, तो चलें यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो नोटिस कीजिए ये दो साइडें बराबर हैं,
तो इसके अपोजिट 26 है, तो इसके अपोजिट ये भी 26। पर ध्यान में रखना, ये 118 नहीं है, ये हिस्सा 118 तो पूरा है। ये जो हिस्सा है ना, ये वाला एंगल का हिस्सा, ये हमारे पास 26। और एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है हमारे पास? 180। दैट मीन्स एक्स प्लस 26 प्लस 26 किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? 180 के, क्योंकि ये 26 है, ये 26 है, ये एक्स है। तो एक्स प्लस 6 एंड 6 12, और ये हो जाएगा आपके पास 2 और 2 4 5, यानी 52। 180 के 52 वहां शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 52, और एक्स किसके बराबर हो जाएगा आपके पास? ये 10 हो जाएंगे, किसके बराबर? 128 डिग्री के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। उम्मीद करता हूँ ये दो स्टेटमेंट समझ आए होंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं अगले थ्योरम्स में भी जाऊंगा, अगले क्वेश्चन में जाऊंगा, तो मैं कंप्लीट हमेशा वापस पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि आपके पास ये आपको स्टेटमेंट याद ही हो जाए। तो मैं आई होप हम इस काबिल हों कि ये स्टेटमेंट हम याद सारे के सारे कर लें। ओके जी, नेक्स्ट में मूव कर जाता हूँ। ओके, अब ये आपके पास स्टेटमेंट है, ये मेरे ख्याल में आपके पास अब थ्योरम्स नहीं रहे हैं, तो मैं इस स्टेटमेंट को आपको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि आपके पास सर्किल के थ्योरम्स आप हैं। तो ये मेरे ख्याल में कहीं 9 में आपके पास हैं, अभी भी हैं, पर ये 9 का सिलेबस है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके जनाब, ये स्टेटमेंट है। चलें, पहला जो है मैं इसको जरा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप उसको सही तरीके से देख सकें। क्वेश्चन मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप उसको विजिबल तरीके से देख सकें। अभी भी थोड़ा धुंधला है, पर आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इसको एक्सप्लेन कर सकें। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, अब ये स्टेटमेंट क्या है? ओके, सेंड कर देते हैं पेज को ताकि वो नीचे जा सके। ओके, चलें जी, अब ये स्टेटमेंट क्या है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लेते हैं। हमारे पास प्रीवियस नॉलेज ऑलरेडी मौजूद है, और करंट जो हमें चाहिए होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ ए बी आर द सेंटर ऑफ अ, ये ए है और ये बी है आपका सेंटर ऑफ अ सर्किल एज शोइंग इन डायग्राम। तो कहता है यार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। अच्छा जी, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, अगर आप इसको नोटिस करें। अब ये मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने। गिवन रीजन वाई ए डी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए सी सी, अभी मुझे सी को बनाना होगा, और मेरे ख्याल में दोस्त आप मुझे इसका रीजन दे सकते हो कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल क्यों है। कह रहा है कि भाई रीजन दे के रीजन बताओ कि ए बी सी जो आपने ट्राइंगल अभी कंस्ट्रक्ट की है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? मैंने अभी प्रीवियसली बताया, जिसकी दो साइडें आपस में बराबर होती हैं। नोटिस करो, मैंने ये भी बताया ए से डी रेडियस है, ये 7 के बराबर है, तो ए से सी भी तो 7 के बराबर होगा, ये भी तो रेडियस होगा ना, क्योंकि रेडियस सेंटर से चाहे ये भी बनता ये भी 7 के बराबर होता, ये भी बनता ये भी 7 के बराबर होता, ये भी बनता ये भी 7 के बराबर होता। मतलब सेंटर से सर्किल के किसी भी पॉइंट की लेंथ लूंगा तो वो 7 के बराबर होगी। और देखिए सेंटर से ये पॉइंट की लेंथ 7 दी हुई है, तो ये भी कितना होगा आपके पास? 7 ही होगा। यानी रेडियस की प्रॉपर्टी आपके पास है जिससे ये 7 होगा। और दो और एक ट्राइंगल में दो साइडें आपके पास बराबर हैं, और अगर दो साइडें आपके पास बराबर हो तो आप उसको क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आई होप मैंने आपको रीजन दे दिया है, आप अपने हिसाब से जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। मतलब आप सिंपल यही लिखेंगे भाई ए डी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि ये रेडियस है आपके पास, इसलिए जो ट्राइंगल बनी है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई है। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शो दैट ए बी 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ए से आपके पास बी कह रहा है। अब ए से बी गिरा, मैं इसको जरा एक साथ कर लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये मुझे फाइंड करना है, ए से बी, ए से लेकर बी तक 10 सेंटीमीटर। और अभी दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अगर मैं सेंटर से, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप विजिबल तरीके से देख सकें। अगर मैं सेंटर से
सर्किल के किसी भी एंड पॉइंट का डिस्टेंस लूंगा तो वो रेडियस होता है। ये 7 दिया हुआ है तो ये भी 7 के बराबर होगा। इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट को ई कह रहा हूं तो ए से ई मेरे पास किसके बराबर होगा? 7 सेंटीमीटर के। और सिमिलरली अभी मैंने आपको बताया है, या चलें, ये डायामीटर है और डायामीटर किसके बराबर होता है? 2 टाइम्स रेडियस के बराबर होता है। और वो इस वक्त डायामीटर किसके बराबर दिया हुआ है? ये डायामीटर दिया हुआ है आपके पास 6 के बराबर। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 3। यानी कि हमारे पास, लेट मी चेंज माय कलर, ये लेंथ, ये जो लेंथ है हाफ, ये हमारे पास 3 होगी और ये भी हमारे पास क्या होगी? 3 होगी। तो अगर ये वाला पार्ट सिर्फ 3 है तो इसका मतलब ये मेरे पास, सॉरी, ये 7 है, ये 7 है और ये मेरे पास 3, जैसे मैंने इसको कहा ये 7 है। और ई से बी तक, ई से बी तक मेरे पास 3 निकाला है मैंने। तो ए से ई 7 है, प्लस ई से बी मेरे पास 3 है, और ए से ई और ए से बी, ए से ई और ई से बी एग्जैक्टली आपके पास ए से बी के बराबर है, क्योंकि ये लेंथ है ए से लेकर बी तक। और उससे हमसे क्या कहा था कि यार ए से बी मुझे क्या प्रूव करके दिखाओ? 10 के बराबर। ये मेरे पास 7 के बराबर है, मैंने अभी बताया। ये मेरे पास 3 के बराबर। इसका मतलब ए से बी मैंने शो कर लिया, वो किसके बराबर है? 10 के बराबर है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर नहीं आए तो वापस आप वीडियो रिवाइज करके देख सकते हैं। आई होप कि आपको वापस बात समझ आ जाएगी। ओके, नाउ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। ये मैंने अभी आपको प्रीवियसली स्टेटमेंट समझाया था, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और मजे की बात, ये सिमिलर ही क्वेश्चन बनाया इन्होंने वापस। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। दोस्तों, कौन बताएगा कि कौन सा एंगल 70 और होना चाहिए? कौन बताएगा कौन सा एंगल 70 होना चाहिए? अगर इसके अपोजिट 70 है तो इसके अपोजिट 70 होना चाहिए। तो 70 कहाँ होना चाहिए हमारे पास? हेलो, अगर इसके अपोजिट 70 है तो इसके अपोजिट 70 होना चाहिए। तो 70 कहाँ होना चाहिए हमारे पास? यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, और अगर यहाँ पर होना चाहिए तो क्या ख्याल है? अब ये मैं फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि 3 एंगल का सम किसके बराबर होता है? 180 के। और अगर मैं इसको x कह दूं तो ये मेरे पास क्या है? x प्लस 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 140, 180। और अगर मैं उधर मूव करूंगा 180 माइनस 140 तो किसके बराबर हो जाएगा? ये 40 डिग्री के। अच्छा, अब ये मुझसे क्या मांग रहा है? मैंने, मुझे जो चीज नजर आई मैंने डायरेक्टली डिस्कस कर ली। अच्छा जी, अगर ये 70 है तो मुझे कितने स्टूडेंट बता सकते हैं कि ये कितना होगा? ये अपोजिट है ना दोस्तों। और मैं बता चुका हूँ ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और पीछे मैंने बताया था अगर ये 70 तो ये कितना होना चाहिए? 110, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? 180। ये मैंने स्टेटमेंट आपके साथ डिस्कस किया। देखें हमसे मांग क्या रहा? दिस सम ऑफ एंगल के एल एम, के एल एम यानी ये वाला एंगल, सम मतलब प्लस करना है, प्लस के एन एम, के एन एम। तो इन दो एंगल का सम फाइंड करना है। तो ये पूछ रहा है हमसे, तो हम कहेंगे भाई के एल एम, ये हमारे पास के एल एम, ये हमारे पास 110 डिग्री के हैं। और के एन एम ये हमारे पास किसके बराबर है? के एन एम ये हमारे पास 70 डिग्री के। और अगर इन दोनों को जमा करूंगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? 180। वो डायरेक्टली हमें पता भी था कि वो 180 के बराबर होता है। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। चलें जी, एक और एंगल निकालने की बात कर रहा है। आप वीडियो वापस रख के वापस रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। आई होप ये सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। कोई भी बात डिफिकल्टी हो तो आप वापस वीडियो को एक दफा फिर देख लें। अच्छा जी, दी एंगल एम के एन, एम के एन। और दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैं निकाल चुका हूँ ये एंगल। और ये मैंने कितना निकाला था? मेरे ख्याल में 40 डिग्री ना, 40 डिग्री मैंने निकाला था। तो ये एंगल मैं ऑलरेडी पीछे प्रोसेस बता चुका हूँ कि इसका एंगल कैसे निकलेगा। तो आई होप ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला भी आपको बात समझ आ गई है। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ। ओके, बेसिकली ये है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। तो चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो इसको बाईपास करते हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो ये शेप कोई मजेदार शायद बन रही होगी, सर्किल बन रही है। ड्रॉ सर्किल पासिंग। ओके ओके, ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, इसको डिस्कस फिलहाल
नहीं करते। ओके, चलें जी नेक्स्ट। मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन और यहाँ पर आपको स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी। समझ लीजिए, एक किस्म के आप स्टेटमेंट को यहाँ पर देखेंगे। ओके, लेट मी एक्सटेंड इट। ओके, नाउ थोड़ी देर पहले मैंने आपके पास एक्सटेंड किया। ये मेन चीज एसएलओस क्या है, ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पर उसको अप्लाई करना और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसी वजह से मैं क्वेश्चंस में वो डायरेक्टली अप्लाई करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। अंडरस्टैंडिंग क्या है, एसएलओस सिंपली ये है कि भाई अगर दो सर्किल एक दूसरे के साथ इस तरह से इंटैक्ट हो, जैसे ये इंटैक्ट है, बिल्कुल इंटैक्ट, हम इसे कहते हैं वो बिल्कुल चिपके हुए होना, और ये एक्सटर्नली चिपके हुए हैं आपके पास। एसएलओस क्या है, अगर एक्सटर्नली दो सर्किल आपके पास इंटैक्ट हो तो जो उनके रेडियस का सम होता है ना, वो उनके सेंटर के डिस्टेंस के बराबर होता है। दैट मीन्स ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक बराबर होगा इसका रेडियस, जिसको मैं R1 नाम दे रहा हूं, और इसका रेडियस जिसको मैं नाम क्या दे रहा हूं, R2। और आप क्लियरली देख सकते हो यार, ऐसा है ना, ऐसा बिल्कुल है। लेट मी चेंज माई कलर। ऐसा बिल्कुल है, ये देखो, ये रेडियस है, ये R1 है, और ये रेडियस है, ये R2 है। इन दोनों को जमा करेंगे तो ए बी आ जाएगा ना आपके पास। तो कह रहा है फॉर अ गिविंग सर्किल हैविंग ए बी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर तक। सेंटर से डिस्टेंस 3 और 5 को जमा करना होगा, यानी सेंटर से डिस्टेंस का मतलब ये है ए से बी का डिस्टेंस, और ए से बी का डिस्टेंस मतलब क्या होगा, दोनों के रेडियस का डिस्टेंस। तो ये सेंटर से डिस्टेंस है ए बी, वो होगा R1 प्लस R2 के बराबर। R1 कितना दिया हुआ है यहाँ पर हमें, 3, और R2 कितना दिया हुआ है, 2। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी समझ आ गई है। चलें जी, नीचे वाले को समझाने के लिए आप टेंजेंट के एसएलओ सारे आपको समझाता हूँ। जितने भी उसके एसएलओज हैं वो हम समझते हैं, और ये बड़ी मजे की चीज होगी कि आपके पास ये एक चैप्टर ऐसा है जो स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी करता है। तो लेट मी mark a point outside a circle and let me draw a tangent. Let me change my color, ये बेहतर होगा। अच्छा जी, मैं क्या कर रहा हूँ, इन दो पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। इन दो पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी एक मैंने यहाँ पर बनाया और दूसरा मैंने यहाँ पर बनाया। ये चलें, पहले पहला स्टेटमेंट एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको पहला स्टेटमेंट एक्सप्लेन हो जाए, और मैं इसको जस्ट ड्रॉ करता हूँ, एक टेंजेंट बना लेता हूँ। एंड लेट मी, क्योंकि ये मैं लाइन जैसी बनाऊंगा मेरे दोस्त भी वैसी लाइनें बनाएंगे, तो मैं कुछ ऐसी लाइनें बना लेता हूँ जिस जो वाकई आप वैसे ही ड्रॉ करो। ये लाइन है, ठीक है, इस पॉइंट से गुजर रही है, ये मैंने रेड लिया था, चले मैं रेड ही रखता हूं। ये एक लाइन है, इस पॉइंट से एक टेंजेंट बना और इस पॉइंट से भी गुजर रहा है। अच्छा, इस लाइन को हम टेंजेंट लाइन कब कहेंगे? खाली हर लाइन जो टच करते हुए जाए वो टेंजेंट नहीं होती। टेंजेंट लाइन होने के लिए उसको एक प्रॉपर्टी ओबे करनी पड़ती है, और वो प्रॉपर्टी क्या है, वो केयरफुली सुनिएगा, और ये पहले आपका स्टेटमेंट है, थ्योरम का स्टेटमेंट। अगर मैं सेंटर से अगर मैं सेंटर से कोई लेंथ लूं, सेंटर से एक रेडियल सेगमेंट खींचूं जहां पर वो टकरा रहा है, जहां पर वो क्या कह रहा है, टकरा रहा है, और ये रेडियल सेगमेंट इस टेंजेंट लाइन के साथ, इस लाइन के साथ, आई एम सेइंग टेंजेंट लाइन, अभी टेंजेंट लाइन ये है नहीं, ये तब होगी जब ये प्रॉपर्टी मानेगी, इस लाइन के साथ 90 का एंगल बनाए। अगर ये 90 का एंगल बनाएगी तभी इस लाइन को मैं टेंजेंट लाइन कहूंगा, वरना ये लाइन टेंजेंट लाइन नहीं कहलाएगी। और ये आपका स्टेटमेंट पहले थ्योरम का स्टेटमेंट है कि एक लाइन टेंजेंट कब होती है, जब सेंटर से कोई रेडियल सेगमेंट उसके मीटिंग पॉइंट पर 90 का एंगल बनाए। आई रिपीट, स्टेटमेंट क्या है, एक लाइन टेंजेंट लाइन कब होती है, जब सेंटर से वो आपके पास उस मीटिंग पॉइंट जहां लाइन ने टकराया, सर्कल एक पॉइंट पे टकराएगा, उस टेंजेंट लाइन एक लाइन रेडियल सेगमेंट बनाए जो टेंजेंट लाइन के साथ 90 का एंगल बनाए, और ये जो मीटिंग पॉइंट होगा इसको हम वर्टेक्स कहेंगे।
इसको हम उस एंगल का वर्टेक्स कहेंगे। अगर ऐसा कर रहा होगा तो ये टेंजेंट लाइन होगी, अगर ऐसा नहीं करेगा तो इस लाइन को मैं टेंजेंट लाइन नहीं कहूंगा। इसी का रिवर्स, इसी का रिवर्स सुन लीजिए, बिल्कुल इसकी उल्टी बात पर एक ही बात करने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है भाई मैं आपको कह रहा हूं, अब मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं कि ये लाइन टेंजेंट लाइन है, ये लाइन टेंजेंट लाइन है। अगर वो आपसे कहे कि ये लाइन टेंजेंट लाइन है तो ये एंगल लाजमी तौर पर कितना होना चाहिए, 90 का होना चाहिए। यानी ये रिवर्स स्टेटमेंट है। रिवर्स स्टेटमेंट का मतलब है अगर वो आपसे कह रहा है कि ये टेंजेंट लाइन है तो आप बिना झिझक यहाँ पर कौन सा एंगल बना सकते हो, 90 का एंगल बना सकते हो। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही है। ये रिवर्स में डायरेक्शन, रिवर्स बातें ही कर रहा है, पर क्योंकि दो एसएलओज है तो मैंने दो एसएलओज की अंडरस्टैंडिंग करवाई। अब इसके बाद हमारे पास क्या क्या चीजें बन सकती है, मैं इसको इससे कंबाइन कर सकता हूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकता हूँ, और राइट एंगल ट्राइंगल के सारे जितने भी हैं चीजें मैं वो सारी की सारी फाइंड कर सकता हूँ। यानी देखें, अगर मैंने इसको इससे कंबाइन कर दिया, ये मेरा ओ है, ये मेरा ए है और ये मेरा डी है, तो ये ओ ए डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और पैथागोरस यूज कर सकता हूँ क्योंकि ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूस होगा। अगर एंगल यहाँ होगा तो फिर ये परपेंडिकुलर होगा और फिर आपके पास ये बेस होगा। मीन टू से दैट मैं यहाँ पर फर्दर मैथमेटिक्स अब कर सकता हूँ। पर ये स्टेटमेंट आई होप मैंने आपको समझा दी है। इस थ्योरम के दो स्टेटमेंट कंप्लीट हुए। चलें जी, इससे लिंक करते हुए अगले स्टेटमेंट बता रहा हूँ, बहुत काम की चीज है, बहुत केयरफुली समझिएगा, अपने पास इस नोट को जरूर बनाइएगा। ओके, एक और सर्किल बना लेते हैं, और अब की बार एक पॉइंट लेता हूं आउटसाइड, जिसको मैं ए नाम दे रहा हूं, और ये मेरा सेंटर है, क्या है, ओ है। और मैं दो पॉइंट्स ले लेता हूं, एक पॉइंट मेरे पास चलें ये कह देता हूं बी है, और ये पॉइंट मेरे पास है, लेट मी ड्रॉ अ प्रॉपर वे ताकि आपको शेप सही तरह नजर आए, ये मेरा सी है। और मैं खुद कह रहा हूं, मैं ये खुद कह रहा हूं कि ये टेंजेंट हैं। बेटा ये मैंने स्टेटमेंट दे दिया, ये लाइन ऐसे आगे एक्सटेंड भी हो सकती है, इट्स ओके, पर मैंने इसको ऐसे ही रखा है। मैं क्या कह रहा हूं कि ये टेंजेंट हैं। अगर ये टेंजेंट हैं और मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं तो इसका मतलब ये है जब मैं रेडियल सेगमेंट बनाऊंगा लाइक दिस वन, ये मैंने रेडियल सेगमेंट बनाई और ये मैंने रेडियल सेगमेंट बनाई, पिछले थ्योरम के हिसाब से अगर मैं रेडियल सेगमेंट बनाऊंगा तो वो कितने का एंगल यहाँ पर बनाएगा, वो 90 का एंगल यहाँ पर बनाएगा। क्योंकि पिछला स्टेटमेंट आपको कह रहा अगर ये टेंजेंट है तो रेडियल सेगमेंट 90 का एंगल बनाएगा। बेटा ये रेडियस है, ऑलरेडी आपको पता है, सेंटर से कोई भी दो पॉइंट अगर सर्किल के मीट हो तो जो रेडियल सेगमेंट बनती है वो रेडियस कहलाता है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा बात क्या है, अगर ऐसा हो एक टेंजेंट, ठीक है, एक एक टेंजेंट आपके पास, ओके, एक टेंजेंट आपके पास बना हो ए बी और ए सी, एक टेंजेंट आपके पास बना हो। अब इसमें एक्सेस स्टेटमेंट क्या है, एक्सेस स्टेटमेंट ये, अगर आउटसाइड से दो टेंजेंट बने, आउटसाइड से दो टेंजेंट, में वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये टेंजेंट होंगे, और टेंजेंट होने का मतलब क्या है, जब ओ से बी का या ओ से सी की आप एंगल देखेंगे तो वो कौन सा एंगल बनाएगा, 90 का। तो ये ओ ए से बी की लेंथ, ये लेंथ पूरी लेंथ अगर ये 10 के बराबर होगी तो ए से सी की लेंथ भी कितनी होनी चाहिए, ये 10 के बराबर होनी चाहिए। और ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपका स्टेटमेंट है। अगर आउटसाइड से कोई टेंजेंट ड्रॉ होता है, आउटसाइड से कोई टेंजेंट ड्रॉ होता है तो आपके पास उसकी लेंथ ए से लेकर बी तक, यानी स्टेटमेंट क्या होगा फिर, ए से लेकर बी तक किसके बराबर होगा, ए से लेकर सी तक। अब एक्स्ट्रा बातें कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, वो सीखें क्योंकि उससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये तो मैंने सिर्फ स्टेटमेंट बताए थ्योरम्स के, ये जस्ट थ्योरम के स्टेटमेंट्स हैं। अब इसके जरिए एक्स्ट्रा बातें कौन सी होती हैं तो वो देखें। मैंने एक लाइन खींची है और इसका मतलब मैंने क्या किया है, इसको दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर दिया है। ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये मेरा दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, इससे पहले चले मुझे एक और स्टेटमेंट बताना है क्योंकि वो स्टेटमेंट आपको चला जाएगा। जो मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ आपको पूरे स्टेप्स को लिखना है और उसके नोट्स बनाने ताकि आप अप्लाई कर सको। बेटा ये चार साइडेड फिगर है, लेट मी यूज माई डिफरेंट कलर टू
एक्सप्लेन, ये 4 साइडेड फिगर है, दिस इज 4 साइडेड फिगर, 4 साइडेड फिगर, दिस इज 4 साइडेड फिगर। और 4 साइडेड फिगर के चारों एंगल का सम 360 होता है, यानी क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स को जमा करेंगे तो वो 360 होता है। भाई ये 90 है और ये 90 है, और अगर मैं इसको नाम दे रहा हूं एक्स और इसको नाम दे रहा हूं वाई, तो आई होप आप इतना समझ जाएंगे कि अगर मैं एक्स को प्लस करूं वाई से तो उसका आंसर 180 होना चाहिए। क्यों 180 है? क्योंकि देखो ये 90 90, ये 180 है, तो इन दोनों का सम 180 होगा, तभी तो 360 होंगे ना। यानी अगर ये 90 और ये 90 है तो इन दोनों का सम भी मेरे पास, आपके पास 180 होना चाहिए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि 90 होगा आपके पास, पर ये जो भी होगा मैं इसको जमा करूंगा और इसको जमा करूंगा और इसका आंसर क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी ये कि अगर आपके पास ये बना हो तो भाई इन दोनों के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180। इसके जरिए भी हम क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। यानी ये स्टेटमेंट मैंने किया कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम आपके पास 180 होगा। चले, आई होप आपने इनको नोट किया होगा। ये चीज बहुत काम की है, इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा आगे मूव करते हैं और मैथमेटिक्स को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। जनाब अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जिसने क्या किया, इसको 2 राइट एंगल ट्राइंगल में तोड़ दिया। पहला राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास क्या है, ओ ए बी, ओ ए बी, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास क्या है, ओ ए और ये सी, ओ ए सी। अब इसकी खासियत क्या होती है, खासियत ये होती है कि जनाब जब ये लाइन बनती है तो ये एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ देती है। यानी अब ये जो भी एंगल होगा ये एक्स हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा। यानी अगर ये 100 के बराबर है तो एक्स की वैल्यू 50 और 50 हो जाएगी। यहां भी ऐसा ही करेगा, यहाँ भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट में तोड़ देगा। अगर ये y होगा तो ये भी आपके पास क्या होगा, y हो जाएगा। यानी अगर ये आपके पास 70 के बराबर है पूरा तो ये हो जाएगा 35, और ये भी कितना हो जाएगा, 35। और दोस्तों ये राइट एंगल ट्राइंगल है यानी 90 का, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर पर स्क्वायर, वो हमेशा सॉल्व लग सकते हैं। ये मैंने इसकी हल्की फुल्की थ्योरी दी है, जब मैं अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा तो यहीं से उठा के वो क्वेश्चन में मैं अप्लाई करूंगा। चले आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं जरा इसको थोड़ा सा इसकी शेप बढ़ा देता हूं ताकि आप इसको देख सकें अच्छी तरीके से। ओके, आई होप अब आपको क्वेश्चन थोड़ा डिस्प्ले सही होगा। जल्दी जल्दी से मुझे आंसर देने की बारी आ गई है दोस्तों। ये 3 है, ये भी 3 होगा ऑब्वियसली। अगर ए से क्यू 4 है तो मुझे कौन बताएगा 4 और किसके बराबर होगा, और कौन सी वाली 4 के बराबर होगी। यस, ए से लेकर पी तक, ए से पी कितना होगा हमारे पास, 4 के बराबर होगा। ये 3 थी, तो उससे हम ये हमसे बोल क्या रहा था, इन अ गिविंग डायग्राम मेजरमेंट ऑफ ओ पी ए। ओ कहाँ पर है हमारे पास, ओ पी ए बता चुका हूँ कितना होता है ये एंगल, अगर ये टेंजेंट है। हेलो, अगर ये 2 बराबर है तो कितना होगा ये एंगल, बिल्कुल 90 का होगा। इस चीज को ध्यान में रखना होगा, ये एंगल 90 का होगा। एक मार्क्स, एक मार्क्स एंडेड। ओके, एक और स्टेटमेंट जो पीछे समझा चुका हूँ, जरा मुझे बताइएगा। इन अ गिविंग फिगर ए बी 8 के बराबर है, ए से बी आपके पास क्या दिया हुआ है, 8 के बराबर दिया हुआ है, और आपके पास कह रहा है ये आपके पास यहाँ से ओपन हुए, तो मेजरमेंट ऑफ ए पी, ए से लेकर पी तक, यस कितना होगा ए से पी, ये 90 का एंगल बनाएगा। और आपके पास किसके बराबर होगा ये होगा 4 के, और ये भी कितना होगा आपके पास, 4 के बराबर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई है। तो जल्दी से, ओके, ये स्टेटमेंट यहाँ खत्म हो गए हैं, यहीं तक रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टाइम आपके साथ इसकी ही सेकंड वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा। यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।